हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉस्टिंग का सीए फाइनल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। मैंने इसमें ये हम आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं। मैंने इसमें वो टॉपिक्स कंसिडर कर लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें जितना पढ़ना चाहिए इससे। सो पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट involves allocation of cost and overheads to the production and largely focuses on the cost control and cost reduction. सिंपली हम बताएं तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट वो होता है जो कि पूरे के पूरे खर्चों को क्या करता है, प्रोडक्शन में बांट देता है। मतलब जितना भी आपका कॉस्ट हुआ है वो सारा का सारा आपका जो है प्रोडक्शन में डिवाइड हो जाएगा एंड फोकस लार्ज, और उसका मेन जो फोकस होता है उसका कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन होता है। ये इस अजम्पशन पे वर्क करता है कि जो कॉस्ट को कम करना है, प्रॉफिट्स को हमें बेटर अर्न करना है। हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट का, एंड देन डिफरेंस को एनालाइज करके हम उसमें वेरिएंसेस को फाइंड आउट करते हैं और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो हम लोग उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। दैट इज हमें जिसे लर्न करना है, दैट इज लायर्स। लायर्स में फर्स्ट पॉइंट है दैट इज लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन। जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट है उसका बहुत ही कम फोकस है रिव्यू करके इम्प्रोवाइज करने पर। एंड देन हमारे पास आई है दैट इज इग्नोर्स कंपटीशन, मार्केट ग्रोथ एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर करता है। एंड देन ई है दैट इज एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन। इसका जो मेन फोकस होता है वो कॉस्ट को कम करना है, ना कि कॉस्ट को परमानेंटली कम करके मेंटेन करना है। देन वी हैव हियर इज आर रिएक्टिव अप्रोच। ये प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं, रिएक्टिव अप्रोच है एंड शॉर्ट टर्म आउटलुक। एंड वन मोर आर इज रिलाई ऑन अकाउंटिंग डेटा दैट कैन बी मिसलीडिंग। ये उन अकाउंटिंग डेटा पे फोकस्ड करता है जो कि मिसलीडिंग भी हो सकते हैं, मैनिपुलेटेड हो सकते हैं। सो दिस इज द बेसिकली लायर्स, वी नीड टू लर्न इट। एंड देन हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इसका मेन जो फोकस है दैट इज आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को इंप्रूव करना है। स्ट्रेटेजिक पोजीशन कैसी होनी चाहिए कंपनी की, उस पर फोकस करता है एंड ऑल्सो ये कॉस्ट को कंट्रोल करता है। इसका मेन फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं है, इसका मेन फोकस कॉस्ट को सिर्फ कंट्रोल करना नहीं है, ये पोजीशन को इंप्रूव करना भी इसका मेन फोकस है। और ये जो एम है वो उसको अचीव करता है बाय अचीविंग सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म करना। ये अचीव कर सकते हैं दो तरीके से, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, लाइक हमारे पास दो अगर प्रोडक्ट है, अगर किसी एक प्रोडक्ट का नेट प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है लेकिन उसकी प्रोडक्शन को स्टॉप करने से यहाँ पर दूसरे प्रोडक्ट की जो है सेल्स फॉल हो रही है बाई 25%। सो क्या हम लोगों को इसका प्रोडक्शन स्टॉप कर देना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव प्रॉफिट, या फिर हम लोगों को उसको कंटिन्यू करना चाहिए? तो इसके एनालिसिस के अंदर ये बता रखा है कि अगर हम लोग उसका प्रोडक्शन स्टॉप कर देते हैं तो उसकी जो सेल्स में फॉल होने वाली है प्रोडक्ट ए की वो काफी ज्यादा है, जो कि हमें बता रखा है कि कंपनी कम से कम 5 लाख जो है वो लूज कर देगा इसकी सेल्स जो स्टॉप करने से, और अभी जो उसका लॉस हो रहा है वो 2 लाख हो रहा है। सो 3 लाख का एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा अगर इसका प्रोडक्शन बंद कर दें। सो हमको डिसीजन इस बेसिस पे लेना होगा दैट क्या उसका इफेक्टिव जो पॉइंट आएगा, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है दूसरे प्रोडक्ट की सेल पर। सो इसको एनालिसिस करके दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कि हर फैक्टर्स को इस तरह से एनालाइज करके कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए ऐसी स्ट्रेटेजीज का यूज करता है जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस को अल्टीमेटली इंक्रीज करता हो। देन हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेट हम लोग इसको इस तरह से याद रखेंगे, दैट इज कोफैट। कोफैट के अंदर फर्स्ट जो सी है दैट स्टैंड्स फॉर द कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट रिडक्शन है, और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का कॉस्ट रिडक्शन एट द सेम टाइम वैल्यू इंप्रूवमेंट। सेकेंड सी स्टैंड्स फॉर द कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट। कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या करता है, अपने कॉस्ट को वॉल्यूम के हिसाब से, प्रोडक्ट के वॉल्यूम के हिसाब से उसमें कॉस्ट को एलोकेट कर देता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हर एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर निकालता है, देन उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट को एलोकेट करता है। सो नॉट बेस्ड ऑन द वॉल्यूम बट एसोसिएटेड एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग। तो एक्टिविटीज जिस वजह से कॉस्ट अराइज हुई है उस एक्टिविटी के बेसिस पर उस कॉस्ट को उसी प्रोडक्ट में डालेगा जिसने उस कॉस्ट को जनरेट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास
ओ पर है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव है इसका स्कोर कीपिंग, अटेंशन डायरेक्टिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. वाइल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट इज फोकस. फोकस ये इंटरनल, मेनली फोकस्ड ऑन इंटरनल, लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बोथ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करता है. देन नेक्स्ट है अप्रोच, दैट इज रिस्क एवर्स अप्रोच एंड रिस्क टेकिंग एंड एबिलिटी टू अडेप्ट इटसेल्फ विद द चेंजिंग एनवायरमेंट. ये रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करता है और ये रिस्क को कंसिडर करके साथ ही में जो भी चेंजिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स उनको कंसिडर करता है. एंड देन टाइम स्पैन, ये शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट. सो हम इसको याद करेंगे CCOFAT, कोफैट की नेम से इसको रिमेंबर करेंगे. सो नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. अब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो 3 हमारे पास यहाँ पे बता रखा है: वैल्यू चेन एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस. स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस क्या होता है कि कंपनी की क्या स्ट्रेटेजिक पोजीशन करंट है एंड व्हाट विल बी द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन ऑफ द कंपनी एंड मेकिंग प्लान्स टू अचीव दैट पोजीशन. सो कंपनी की रिलेटिव पोजीशन इन द इंडस्ट्री बताना है एंड देन टेक इनटू अकाउंट द फ्यूचर एंड असेस वेदर द करंट स्ट्रेटेजी सूटेबल फिट विद द स्ट्रेटेजिक पोजीशन, कि आपकी करंट जो स्ट्रेटेजी क्या वो सूटेबल फिट है फ्यूचर आपकी डिजायर्ड स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए. 3 फैक्टर्स यहाँ पे देखे जाते हैं: इंटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू, कल्चर एंड सिस्टम. इन तीनों को एनालाइज किया जाता है टू नो द स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस. एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एनालाइज करने के लिए हमारे पास पोर्टर का 5 फोर्सेस है एंड पेस्टल एनालिसिस है. नेक्स्ट सेकंड हमारे पास जो आता है दैट इज कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस. कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस बोलता है कि कॉस्ट जो है इज नॉट अ सिंपल फंक्शन ऑफ द वॉल्यूम, मतलब आप वॉल्यूम के हिसाब से कॉस्ट को नहीं एलोकेट कर सकते जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में होता था. You have to allocate the cost on the basis of the factors which are responsible for that cost. सो स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर, इसको हमने ब्रॉड वेज में समझने के लिए हम लोग 2 यहाँ पर जो देखा है दैट इज स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर, एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर. स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर क्या बोलता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्केल एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशंस है उसके हिसाब से वो इम्पैक्ट करने वाला कॉस्ट को, लाइक टेक्नोलॉजी का यूज, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस, ये सारी चीजें डिटरमाइन करेंगी. लाइक आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कर्व वगैरह आया है तो दैट विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग कि आपकी कॉस्ट क्या रहने वाली है. तो उसके बेसिस पर आप अपनी कॉस्ट को एनालाइज कर लो. या फिर आप एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर जो बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन उसके रिसोर्सेज के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होते हैं, लाइक उसके रिसोर्सेज को आप किस तरह से एम्प्लॉय कर रहे हो, उस बेसिस पे आपका जो कॉस्ट कैसा एग्जीक्यूट हो रहा है. तो दैट इज व्हाट वी कॉल एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर. और ये बोलता है कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं उनके बेसिस पर कॉस्ट को आप एक्सप्लेन करो. सो दोज कॉस्ट विच आर रेलिवेंट टू द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है कि हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 लाख की कॉस्ट है, इफ़ वी हैव 2 प्रोडक्ट्स A एंड B जिनकी यूनिट्स हमारे पास है, आउटपुट 60,000 और 40,000, तो इंस्टेड अगर आपका वो खर्चा सिर्फ प्रोडक्ट B से रिलेटेड है तो आपको वो खर्चा प्रोडक्ट B में ही एलोकेट करना है, जो कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या होता था, इस खर्चे को हम लोग एलोकेट कर देते थे इस रेशियो के अंदर A एंड B प्रोडक्ट के. सो अब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बोलता है कि जो रेलिवेंट कॉस्ट जिस एक्टिविटी की वजह से आई है दैट शुड बी एलोकेटेड इन दैट प्रोडक्ट ओनली. Value chain analysis is simply identifying those activities which are adding value to your production. That is the activities which are not adding value should be eliminated. So वही बता रखा है कि उन activities को eliminate कर दो जो नहीं value add कर रही. इसका analysis जो है basically आप firm के अंदर जो है cost leadership and product differentiation को improve करके value chain analysis को जो है अपना आपका जो एम है दैट आप अचीव कर सकते हो. एंड ये जो कॉन्सेप्ट है सजेस्टेड बाय द माइकल पोर्टर ने इसको सजेस्ट किया था. नेक्स्ट हम लोगों के पास ये जो है इसका वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर हमें ये लर्न करना है, ये डेफिनेशन जो है कि पोर्टर ने क्या बोला है कि इंटरनल प्रोसेसेस और एक्टिविटीज अ कंपनी परफॉर्म्स टू डिजाइन, प्रोड्यूस, मार्केट, डिलीवर एंड सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट. तो वो एक्टिविटीज जो कि एक कंपनी परफॉर्म कर रही है प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, मार्केट और डिलीवर एंड सपोर्ट करने के लिए, ये सारी एक्टिविटीज मिलके क्या बन जाती हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस बनती है. अब वैल्यू चेन इनको हम बोलते हैं. एंड नाउ देयर आर 2 एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज, जो कि कलेक्टिवली वैल्यू चेन एनालिसिस का पार्ट बनती है. सो प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर हमारे पास इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है. सिंपली बोलो तो प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब है कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन में जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, लाइक इनपुट्स का आना, उनका कन्वर्ट होना इनटू आउटपुट, एंड देन दैट आउटपुट का स्टोरेज, उनका मार्केटिंग, एंड देन उनका जो है
आफ्टर सेल सर्विस वगैरह जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, दैट इज व्हाट वी कॉल प्राइमरी एक्टिविटीज. एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर आती है हमारे पास उसकी उसका व्हाट वी कॉल प्रोक्योरमेंट, हम लोगों ने कैसे सेलेक्ट किया सप्लायर को, देन सप्लायर का सिलेक्शन, देन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी एक्टिविटीज जो आती है ये सेकेंडरी एक्टिविटीज का पार्ट बनती है. पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करते हैं. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब रिसीविंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट्स का रिसीव करना, स्टोर करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करना टू द प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन प्रोसेस में हमें जो इनपुट्स लगने वाले हैं उनका रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मेन जो पार्ट है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का. इसके अंदर जो मेन आता है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ मटीरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग ऑफ मटीरियल. सेकेंड हमारे पास ऑपरेशंस है, दैट इज इनपुट्स का फाइनल आउटपुट के अंदर कन्वर्जन करना. द मेन एक्टिविटीज इज मशीनिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, दैट इज फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर हम जब कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट्स को. पहले हम इनपुट्स को कर रहे थे, अब हम क्या करें, कलेक्ट, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, सो दैट हम उनको एंड कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकें. तो इनका कलेक्शन, इनमें जो मेन एक्टिविटीज होती है वेयर हाउसिंग, डिलीवरी, व्हीकल ऑपरेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, शेड्यूलिंग. गुड्स का वेयर हाउसिंग का जो भी वर्क होता है, देन उसके बाद में ऑर्डर प्रोसेस करना, शेड्यूलिंग. मार्केटिंग सेल्स के अंदर आता है, दैट इज द कस्टमर जो मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, की कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता हो. इसके लिए हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सिलेक्शन करते हैं, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, प्राइसिंग पॉलिसी. एंड सर्विसेज देन आती है आफ्टर सेल सर्विस, जैसे इंस्टॉलेशन, रिपेयर, पार्ट्स एंड रिप्लेसमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड के अंदर कि क्या एक्टिविटी क्या इंक्लूड करती है. सो दिस इज वेरी रेलिवेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक. सपोर्ट एक्टिविटीज के अंदर प्रोक्योरमेंट है. प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज करना, रॉ मटेरियल, सप्लाईज, कंज्यूमेबल. सो एज इनपुट्स को आप ले रहे हो, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट. लेकिन जो आपको रॉ मटेरियल लेना है, सप्लाईज लेनी है, कंज्यूमेबल्स लेना है, सप्लायर का सिलेक्शन करना है, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट. एंड देन हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब आपको जो भी टेक्निकल नॉलेज, इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अदर जो भी नॉलेज चाहिए इनपुट से आउटपुट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, दैट ऑल नॉलेज, दैट ऑल टेक्निकल सपोर्ट यू नीड इज व्हाट वी कॉल टेक्निकल डेवलपमेंट. एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स आप सेलेक्ट करते हो, रिक्रूट करते हो, प्लेसमेंट करते हो, ट्रेनिंग, अप्रेजल, रिवॉर्ड, प्रमोशन, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, लेबर एम्प्लॉय रिलेशंस. तो इन सब की सारी चीजें जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट बनती है. जो भी मतलब एम्प्लॉयज का सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, एवरीथिंग कंसिडर्ड अंडर दिस. एंड फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब प्लानिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, लीगल, गवर्नमेंट अफेयर्स वगैरह, ये सारी चीजें फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनती है. तो ये सपोर्ट एक्टिविटीज आर वेरी नेसेसरी टू कंप्लीट द प्राइमरी एक्टिविटीज. एंड देन हमारे पास यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस की बात करते हैं. ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट दिस इज वेरी रेलिवेंट. सो हमारे पास यहाँ पे केस स्टडी है वेस्टवुड सोलर सोल्यूशंस की. तो यहाँ पर हम बता देखें कि ये जो WSS वाला है, इसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन पूछ रखा है, दैट इज टॉकिंग अबाउट बेनिफिट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस. तो हम लोग ये पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपके लिए थोड़ा ईजी रहे. बेनिफिट्स के अंदर हम लोग यहाँ पर PC क्यूब को लर्न करने वाले हैं. PC क्यूब के अंदर फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस ऑल्सो फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर WSS. तो ये डेवलपमेंट करता है किसकी, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की. मतलब उन बिजनेस मॉडल्स, जो बिजनेस मॉडल्स की बात करेंगे जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ओवरऑल वैल्यू एंड प्रॉफिट्स. तो उन बिजनेस मॉडल्स को इवेल्युएट करना जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ओवरऑल वैल्यू एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. इसके लिए क्या करता है, एक मैट्रिक्स प्रिपेयर कर देता है कि जिससे हमें पता चल जाएगा विच बिजनेस मॉडल इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग. तो यहाँ पर ये फैसिलिटेट करता है डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स. देन हमारे पास C है, विच इज कॉल्ड, इट फोकसेज ऑन द कोर एरियाज ऑफ बिजनेस. तो मतलब वैल्यू चेन एनालिसिस से हमें पता चल जाता है कौन सी एक्टिविटीज रेलिवेंट है, कौन सी एक्टिविटीज नहीं है. तो जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, एंड विच इज लेस रेलिवेंट हम उनको आउटसोर्स कर सकते हैं. तो ये हम मेन एक्टिविटीज जो कोर एरिया ऑफ बिजनेस पे उससे फोकस करने में हेल्प करता है. एंड नेक्स्ट इज वैल्यू चेन एनालिसिस असिस्ट डिटरमाइनिंग द वेज टू गेट द बेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपिंग हायर लेवल कॉम्पिटेटिव परफॉर्मेंस. तो सिंपल सी बात है, इतना टफ नहीं है कि कॉम्पिटेटिव परफॉर्मेंस जो है उसको हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटेटिव परफॉर्मेंस को अचीव करने में हेल्प करता है. और ये कैसे अचीव कर सकते हैं, बाई कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से अचीव कर सकते हैं. तो कॉम्पिटेटिव परफॉर्मेंस मतलब अपने कॉम्पिटिशन के कंपैरिजन के अंदर हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस देना. तो वैल्यू चेन एनालिसिस हमको एक व्यू प्रोवाइड करता है कि हम कैसे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से. कॉस्ट लीडरशिप अपनी कॉस्ट को कम करके, या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब अपने प्रोडक्ट को दूसरे से बेटर बनाकर.
नेक्स्ट हमारे पास सी है, दैट इज आइडेंटिफाइंग, वही है कि वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना, देन कॉस्ट लीडरशिप एंड इम्प्रूव करना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो एक चीज हो गया कि कॉस्ट लीडरशिप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरा, उसे अचीव करने के बाद हमें क्या देता है, हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। कोर एरियाज ऑफ बिजनेस के अंदर हमें हेल्प करता है कि हम उस पर फोकस कर सकें, और देन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स डेवलप करने में हेल्प करता है। और भी पॉइंट्स हैं कि बेंचमार्क की टेक्निक को यूज कर सकते हैं, दैट इज कंपेयरिंग आवर परफॉर्मेंस विद द बेटर परफॉर्मर्स। तो इस तरह से हमारे पास मेन PCQ हम लोग इसको लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। तो क्रिटिसिज्म के अंदर यहाँ पर है कि LTCS, पहले हम L पढ़ते हैं। L है दैट इज इट इज अ लीनियर अप्रोच, इग्नोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू नेटवर्क। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या बोलता है कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट आपको गिवन है, यू हैव टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट। आपने प्राइमरी एक्टिविटीज लगा ली, सेकेंडरी लगा ली, उनको चेक कर लिया, दैट इज ओनली इट टॉक्स अबाउट। लेकिन वैल्यू नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट, वैल्यू नेटवर्क्स क्या होता है कि आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करता है तो उसका कुछ रिलेशनशिप होता है, दैट इज विद द कस्टमर, दैट इज विद सप्लायर। सो उन रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, बेटर करने की कोशिश करता है, सो दैट, क्योंकि कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर एनी बिजनेस। तो ये उस कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है। इट ओनली फोकसेस, इट इज अ लीनियर अप्रोच विच फोकसेस ओनली इन इम्प्लीमेंटिंग द सिस्टम विच हैज बीन प्रोवाइडेड। सो ये इसकी लिमिटेशन हो गई कि इस कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू नेटवर्क्स को इग्नोर करता है। सेकेंड इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। तो अगेन वैल्यू चेन एनालिसिस ऑब्वियसली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू इम्प्लीमेंट, एंड ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है। नेक्स्ट इज C, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड। तो वैल्यू चेन एनालिसिस एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन जो है मैनेजमेंट फेस कर सकता है वाइल इम्प्लीमेंटिंग इट। एंड लास्ट पॉइंट इज वैल्यू चेन एनालिसिस कैन नॉट बी ईजिली अप्लाई टू अ फर्म बिलोंगिंग टू सर्विस इंडस्ट्री। एक सर्विस इंडस्ट्री वाले के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इनपुट्स, देन आउटबाउंड, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, इन सब के ऊपर पूरा एग्जैक्टली व्हाट ट्राई टू से वो नहीं बता पा रहा। सो ये इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज वाले फॉर्म पे नहीं लगेगा। सो L हो गया, L इज लीनियर अप्रोच है, देन इग्नोर्स द वैल्यू ऑफ इग्नोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू नेटवर्क, टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव है। C पर है हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड एंड क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन फॉर द मैनेजमेंट। एंड S हो गया, दैट इज इट इज नॉट फॉर द फर्म्स बिलोंगिंग टू सर्विस इंडस्ट्रीज। तो हमें PCQ एंड LTCS ध्यान में रखना है। और हम इसमें बात करते हैं कि एक सर्विस जो है, एक सर्विस जो फर्म है, अगर उसके लिए हमें क्वेश्चन आता है, येस इट इज नॉट फॉर दोज, कैन नॉट बी इजीली एप्लीकेबल टू दोज, बट अगर इसके ऊपर आता है तो हम कैसे बताएंगे। तो एक सर्विस के लिए क्या होगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, कि उसको जो है वेंडर से जो भी सामान मिल रहा है, पहली बात तो जो भी सर्विसेज, सामान तो मिलेगा नहीं, सर्विसेज जो भी इसको वेंडर से मिलेंगी वो आ जाएगा, जो डेटा रिसीव होगा क्लाइंट से वो हो जाएगा। एंड देन जो भी सर्विस उसका ऑपरेशंस के अंदर हो गया, सर्विस परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ दैट सर्विस। एंड फॉर आउटबाउंड कस्टमर्स गेट व्हाट दे वांट, दिस कैन बी रिटर्न। एंड देन मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस का सेम रहेगा, दैट इज मार्केटिंग का तो वही एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, प्राइसिंग पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिलेक्शन, एंड आफ्टर सेल्स के अंदर हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स एंड क्लेम्स। एंड रिटेल सेक्टर के लिए क्या हो जाएगा कि जो डिलीवरी होती है प्रोडक्ट की सप्लायर से रिटेल स्टोर के पास जो डिलीवरी होती है, एंड देन ऑपरेशंस में हो गया रनिंग ऑफ द स्टोर्स, एंड बाकी सारी चीज़ें आउटबाउंड और मार्केटिंग सेल सर्विस के लिए सेम रहेगी। अब हम वापस आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। सो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज बेनिफिट्स हमने पढ़े, PCQ एंड लिमिटेशंस पढ़ी, LTCS। देन स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। आपका स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क क्या रहेगा वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए। पहले हमने कंपोनेंट्स पढ़े स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के, अब हम स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क पढ़ने वाले हैं फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। सो हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ते हैं। फर्स्ट जो होता है स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के अंदर, दैट इज इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। पोर्टर की 5 फोर्सेस बता रखे हैं कि आपको इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस बेसिकली होता क्या है कि आप जब भी किसी भी नई इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो आप एनालाइज करते हो, क्या क्या चीज़ें एनालाइज करते हो कि क्या वो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है या नहीं है, क्या डिसीजन लिया जाता है रिगार्डिंग कि एंटर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड उसकी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को एनालाइज किया जा सकता है। सो 3 चीज़ें हम यहाँ पे, प्रॉफिटेबल, टू एंटर एंड CE।
तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर एनालाइज की जाती है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के अंदर कि वेदर इट इज़ प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री और नॉट, वेदर इट इज़ डिसीजन टू एंटर इनटू इंडस्ट्री और नॉट, एंड कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये जो एनालिसिस करते हैं पोर्टर की 5 फोर्सेस का, तो जो हमें बताते हैं कि ये डिसीजन हमें लेना है या नहीं लेना है। तो इसमें पहला है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स का मतलब बायर की एबिलिटी की वो प्राइसेस को कम करने का जो है, अगर वो लोग प्राइसेस को कम करने की एबिलिटी रखते हैं दैट मीन्स दे हैव हाई बार्गेनिंग पावर, अदरवाइज उनकी बार्गेनिंग पावर लो होती है। और या तो उनकी कॉस्ट ऑफ स्विचिंग सप्लायर की, अगर वो दूसरे सप्लायर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं वो भी लो कॉस्ट पे, तो यस उनकी हाई बार्गेनिंग पावर है। अगर वो कोई भी अपने ट्रांजैक्शन की टर्म्स को डिटरमाइन कर सकते हैं तो यस उनकी हाई बार्गेनिंग पावर है। एंड वेयर द स्मॉल नंबर ऑफ सप्लायर्स, अगर स्मॉल सप्लायर्स हैं तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर उनकी हाई बार्गेनिंग पावर रहती है। देन बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर का मतलब अगर वो लोग डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स या फिर उनका इनपुट रिप्लेसेबल नहीं है कि कहीं और नहीं मिलेगा तो यस, और मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है बायर के पास तो हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर रहती है। अगर बार्गेनिंग पावर जो हाई रहेगी बायर की, अगर बार्गेनिंग पावर हाई रहती है दैट मीन्स वो इन्फ्लुएंस कर सकता है बिजनेस को। सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर हाई रहेगी तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिजनेस को अपने हिसाब से। एंड थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, यहाँ पर थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूट्स के बारे में बता रखा है कि अगर फ्यू सब्सटीट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं दैट मीन्स हाई प्राइस वहां पर रहेगी, हाई प्राइस रहेगी देन हाई प्रॉफिट रहेगा। अगर सब्सटीट्यूट्स आपके पास ज़्यादा है, ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स होंगे तो प्राइसेस कम रहेंगी और प्रॉफिट्स भी कम रहेंगे ऐसे बिजनेसेस के अंदर। एंड थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है जहाँ पर आपका डिपेंड करता है कि न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट क्या रहता है कि आपकी जो इंडस्ट्री के अंदर है क्या बैरियर्स है। अगर कोई भी इजीली एंटर कर सकता है तो ऑब्वियसली आपका बहुत ज़्यादा थ्रेट रहेगा, और कोई अगर नहीं कर पाता है इजीली एंटर, क्या क्या फैक्टर्स रोक सकते हैं? कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोक सकता है न्यू एंट्रेंट को, लेजिस्लेशन रोक सकता है, लाइसेंस वगैरह अगर कोई चीज़, या फिर कोई टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन है तो ये स्टॉप कर सकते हैं एनी वन टू एंटर इनटू द दैट इंडस्ट्री। सो जहाँ पर भी ज़्यादा यहाँ पर रहेंगे बैरियर्स तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, और कम बैरियर्स रहेंगे तो कम प्रॉफिट रहेगा। देन इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन, कंपटीशन का इंटेंसिटी कितना है कि ज़्यादा कंपटीशन है तो वही बता रखा है कि हायर कंपटीशन दैट रिजल्ट्स इनटू लोअर प्रॉफिट। इसमें हायर बैरियर्स हाई प्रॉफिट थे, लोअर बैरियर्स लोअर प्रॉफिट है। एंड इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन में हायर कंपटीशन तो लोअर प्रॉफिट्स यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस। कोर कॉम्पिटेंसीज का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिस्टिंक्टिव या यूनिक स्किल है जो कि आपके बिजनेस को, जो कस्टमर वैल्यू क्रिएट करती है, जो आपके बिजनेस को अलग बनाती है। और ये तीन चीजें होंगी जो आपके बिजनेस को अलग बना सकती हैं, लाइक एक्सेस टू वाइड वेराइटी ऑफ मार्केट, डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट, एंड प्रोडक्ट बेनिफिट। मतलब अगर आपका कॉम्पिटिटर आपके प्रोडक्ट को नहीं बना पा रहा है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आपका एक्सेस है, और आपका एंड प्रोडक्ट बेनिफिट मतलब आपका एंड प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका आपका बेनिफिट मिल रहा है, तो आपका ये क्या बनेगा? कोर कॉम्पिटेंस यहाँ पे बनेगा। कोर कॉम्पिटेंस दो चीज़ों से आता है, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज। अगर आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि मतलब मार्केट में किसी और के पास नहीं है तो दैट क्रिएट्स आपका एक डिस्टिंक्टिव स्किल यहाँ पर रहेगा, आपको यूनिकनेस की वजह से आपका कोर कॉम्पिटेंस बनेगा। एंड कैपेबिलिटी मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रोसेस उसका कंट्रोल सिस्टम कैसा है, तो आपकी कैपेबिलिटी कैसी है टू मैनेज दोज रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारे पास है सेगमेंटेशन एनालिसिस। सेगमेंटेशन एनालिसिस के अंदर क्या बता रखा है कि आपको है ना अपने जो you have to make segments of your business, like आपके पास on the basis of geographies, customers, products, तो आप उसके हिसाब से अपने जो है इंडस्ट्री को डिवाइड कर सकते हो मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी कैसी इंडस्ट्री की, उसके हिसाब से आप किसी भी बेसिस के ऊपर बना सकते हो। देन आप उसको सेगमेंटेशन मैट्रिक्स को फॉर्म करोगे। सेगमेंटेशन मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि आप किसी भी दो फैक्टर्स को लोगे एंड लाइक यहाँ पर बता रखा ज्योग्राफिक ले लिया आपने और प्रोडक्ट ले लिया, मतलब किस प्रोडक्ट का किस ज्योग्राफी के अंदर जो उसका रिलेशन हो गया दैट कि नॉर्थ में ईस्ट में क्या मतलब प्रोडक्ट कौन सा सेल हो रहा है कैसे हो रहा है, तो इस हिसाब से आप क्या करोगे एक सेगमेंटेशन मैट्रिक्स बना लोगे। एंड देन सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस देखोगे कि विच सेगमेंट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर टू योर मोर टू द इंडस्ट्री, तो कौन सा सेगमेंट ज्यादा आपका जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ।
एंड देन आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर्स आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये आइडेंटिफाई करोगे कि मतलब रेलिवेंट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस के किस हिसाब से आपको अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना है, दो से की सक्सेस फैक्टर्स आप आइडेंटिफाई करोगे एंड देन अट्रैक्टिवनेस ऑफ द ब्रॉड वर्सेस नैरो सेगमेंट स्कोप। तो आप अपना जो ब्रॉड सेगमेंट एंड नैरो सेगमेंट है उन दोनों को कंसिडर करोगे एंड आप उस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करोगे। सो इसमें 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई सेगमेंट कैटेगरीज एंड वेरिएबल्स, देन कंस्ट्रक्ट अ सेगमेंट मैट्रिक्स, देन अट्रैक्टिवनेस को आइडेंटिफाई करो, की सक्सेस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करो एंड देन एनालाइज करो अट्रैक्टिवनेस उसका ब्रॉड वर्सेस नैरो सेगमेंट स्कोप। सो ये हमारे पास यहाँ पर हो गए स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क ऑफ द वैल्यू चेन एनालिसिस। नाउ हम लोगों ने क्या किया, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को एनालाइज कर लिया था विद द हेल्प ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्सेस जो हमारे पास थे, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, सप्लायर, थ्रेड्स ऑफ कॉम्पिटिशन, इंटेंसिटी ऑफ द कॉम्पिटिटर एंड थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को एनालाइज करेंगे। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हमारे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में हम कैसे बेटर है। तो ये 2 चीज़ों से हो सकता है, या तो हम कॉस्ट को कम कर दें या फिर हम अपनी डिफरेंशिएट कर दें प्रोडक्ट को। दैट मीन्स उसमें एडिशनल फीचर्स, कुछ ऐसे फीचर्स दें जो कि मार्केट में नहीं दे रहे हैं दूसरे कॉम्पिटिटर्स। तो अब ये 2 चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ गई। एक और कॉन्सेप्ट होता है दैट इज फोकस स्ट्रेटेजी। फोकस स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर बायर के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन के लिए या फिर ज्योग्राफिक मार्केट के लिए, बायर्स के लिए एक स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हो, दैट इज आइदर टू रिड्यूस द कॉस्ट और टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट। तो 2 तरह की होती है इसमें, कॉस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस, इसको बोलते हैं हम फोकस स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट हमारे पास अब हम कैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को अचीव कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। सुपीरियर क्वालिटी, अगर कस्टमर क्या चाहता है कि उसको एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट मिले हायर क्वालिटी के साथ, डिफरेंशिएशन के मेन फीचर ये होता है कि हम अगर अपनी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, हम कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा तो प्रोडक्ट देंगे तो वो कस्टमर की क्या बनेंगे, नंबर 1 चॉइस बन जाएगा। सो एक तो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंशिएशन। देन सुपीरियर इनोवेशन। सुपीरियर इनोवेशन मतलब हमारा प्रोडक्ट शुड बी इनोवेटिव प्रोडक्ट, ताकि हम उसके लिए प्रीमियम प्राइस चार्ज करें और कस्टमर जो है रेडी टू पे फॉर दैट प्राइस। एंड सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, तो हम कस्टमर को ना कि सिर्फ क्वालिटी एंड इनोवेशन दे बट ऑल्सो अगर कस्टमर को हमसे इंटरेक्शन करना है तो वी शुड बी रिस्पॉन्सिव टू दैट, कि अगर कस्टमर के साथ हम लोग उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करें, उसके साथ कम्युनिकेट करें, दैट शुड बी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। बट देयर आर 2 रिस्क इन डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। 2 रिस्क हमारे पास क्या रहते हैं, एक तो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स। अगर कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव होंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उनसे प्रीमियम प्राइस चार्ज करें इवन फॉर अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स एंड सेकंड रेप्लिकेट डिजाइन एंड फीचर्स। दैट मीन्स अगर हमारा प्रोडक्ट दूसरे कॉम्पिटिटर ने कॉपी कर लिया तो इन दैट केस इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर पाएंगे, अपना डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट रख पाएंगे, तो हमारा डिफरेंशिएशन वाला फीचर खत्म हो जाएगा अगर सामने किसी और ने अगर उसके डिजाइन और फीचर्स को रेप्लिकेट कर लिया, दैट मीन्स कॉपी कर लिया। देन है हमारे पास लो कॉस्ट एडवांटेज। लो कॉस्ट एडवांटेज को क्या करना होता है, लो कॉस्ट एडवांटेज के अंदर हम अपनी प्राइसेस को कम कर देते हैं बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, ताकि हम अपने मार्केट शेयर है उसको गेन कर सकें। दैट इज ऑल्सो टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉस्ट। और इसको अचीव करने के लिए हमारे पास यहाँ पर बता रखा है हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कॉस्ट कम कैसे कर सकते हैं। या तो हम चीपर सब्स्टिट्यूट के पास चले जाएं, हम अपना सप्लायर बदल लें, अपना मटेरियल बदल लें, लेबर कॉस्ट चेंज कर लें, मतलब रिड्यूस कर लें, सब कुछ चीपर हमारे पास अवेलेबल हो जाए, इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर सकते हैं हाई वॉल्यूम ऑफ सेल से। हाई वॉल्यूम ऑफ सेल अगर हम ज़्यादा बेचेंगे दैट इज हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा, प्रोडक्शन के अंदर हमारा खर्चा कम होगा। हाई वॉल्यूम परचेस करके हम लोग बल्क डिस्काउंट्स को ले लें। दूसरा हमारे पास है फिर गवर्नमेंट सपोर्ट है, कि गवर्नमेंट सपोर्ट अगर हमारे पास रहेगा तो हमें एक लो कॉस्ट एडवांटेज मिल सकता है। एंड लर्निंग एंड एक्सपीरियंस कर्व, कि अगर हम लोग लाइक लेबर है बाई कंटिन्यूस वर्किंग ऑन द सिमिलर सेम थिंग, जब वो बार बार काम करेंगे तो उनकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इससे हम लोग लो कॉस्ट एडवांटेज अचीव कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी रिस्क हमारे पास रहता है कि कॉम्पिटिटर्स माइट फाइंड वे टू लोअर देयर कॉस्ट एज वेल। कॉम्पिटिटर्स भी अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं एंड मे बी हमारे पास कॉस्ट कम करने की वजह से हम अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। सो हियर वी हैव एग्जाम्पल कि अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा, लाइक हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमने कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर है कि अगर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स या फिर फिक्स कॉस्ट बाई सेल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन, ये तीनों अगर हायर आ रहे हैं दैट मीन्स हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को लगाया है। एंड अगर ये लो आएगा तो हम लोगों ने लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी लगाई है। लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है, तो हम कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दे रखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स निकाल लेंगे,
0.55 0.40, फिक्स कॉस्ट बाई सेल्स निकाल लेंगे 0.35 0.30, प्रॉफिट बाई सेल्स निकाल लेंगे, वी हैव हियर 0.20 एंड 0.10, क्योंकि ये तीनों क्या आ रही हैं, ज़्यादा हैं इससे, दैट मीन्स ये लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी लगाया होगा एंड WD हैज इम्प्लीमेंटेड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी. तो WD इज फॉलोइंग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी एंड WG इज अपीयर्स टू फोकस ऑन कॉस्ट लीडरशिप. वैल्यू चेन एंड अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. वैल्यू चेन अप्रोच हम लगा रहे हैं अब असेस करने के लिए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. पहले हमने कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को अचीव करने के लिए देख लिया कि हमें लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन पे जाना है, बट अगर वैल्यू चेन अप्रोच अगर लगाएं तो उसमें क्या होगा, उसमें हम कैसे कॉस्ट को कम करेंगे. तो पहले इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस है, देन हमारे पास है इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस एंड देन वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस. इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस के अंदर पहली बात आती है आइडेंटिफाई द फर्म्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस. हम पहले क्या करेंगे, फर्म का वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस क्या है वो देखेंगे. फर्म का इंटरनल एनालिसिस भी होना जरूरी है. एक फर्म है उसके अंदर जो भी चल रहा है तो उसका एनालिसिस करो, क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है, देन टोटल कॉस्ट को अपोर्शन कर दो टू ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस. जो भी वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस है उनमें सब में अपनी अपनी कॉस्ट को बांट लिया एंड देन आप अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे फाइंड आउट करो टू रिड्यूस दैट कॉस्ट. रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज अचीव करने के लिए आप क्या करो, कॉस्ट को कम करने के लिए कोशिश करो. एंड इंटरनल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी मीन्स आइडेंटिफाई करना कस्टमर का वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस क्या है, उसको कंसिडर करना कि कस्टमर जो है उसका वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस क्या है एंड देन डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजीज ढूंढना ताकि उस कस्टमर वैल्यू को एनहेंस कर सको. एंड लास्ट डिटरमाइन द बेस्ट सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी. आपकी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी आप उसको डिटरमाइन करो, अप्लाई करो. कस्टमर का जो यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा कि हम इवेल्युएट करें कि विच इज द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी जो कि एनहेंस करने वाले कस्टमर वैल्यू. उसमें आप क्या कर सकते हो, फीचर्स को सुपीरियर कर सकते हो, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को इफेक्टिव बना सकते हो, ऑन टाइम डिलीवरी देकर, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, सुपीरियर ब्रांड इमेज एंड बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हो. सो बेसिकली कस्टमर का जो वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस है उसको आप आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद में आप अपना डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी लगाओ ताकि उसको बेटर कर सको उसके कस्टमर वैल्यू को, एंड देन आप उसको सस्टेनेबल जो है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी उसको चूज कर लो. वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस जो है उसका बेसिकली पहले मैं मतलब बता देती हूँ. वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस का मतलब होता है कि आपकी जो फर्म है, अगर आपकी फर्म सप्लायर और अपनी जो कस्टमर है इन दोनों के साथ इंटीग्रेट कर ले तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस बोलेंगे उसको. अगर वो सप्लायर के साथ इंटीग्रेट कर लेती है दैट इज अपस्ट्रीम, तो वो बन जाएगा बैकवर्ड वर्टिकल लिंकेज. एंड अगर वो अपना कस्टमर के साथ या फिर जिसको डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी बोलते हैं अगर उसके साथ वो इंटीग्रेट कर लेती है तो वो बन जाएगा फॉरवर्ड वर्टिकल लिंकेज. सो लिंकेज बिटवीन फर्म्स वैल्यू चेन दैट इज सप्लायर और यूजर. सप्लायर के साथ कर सकता है, यूजर के साथ कर सकता है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. तो यहाँ पर बता रहे बिगनिंग फ्रॉम सोर्स. तो एक्चुअल में हमारा जो बिजनेस है वो कहाँ से आता है कि सप्लायर्स हम लोग सप्लाई लेते हैं एंड देन विल सप्लाई टू द कस्टमर. तो सप्लायर के साथ अगर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं उसको हम बोलेंगे बैकवर्ड वर्टिकल लिंकेज, एंड अगर हम कस्टमर के साथ कर लेते हैं तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड वर्टिकल लिंकेज. अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इफेक्ट होगा अगर हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं सप्लायर या फिर अपने कस्टमर के साथ. तो हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट प्रोडक्शन लाइंस आएंगे, हैज टू ऑपरेट टू डिफरेंट प्रोडक्शन लाइंस. तो हम क्योंकि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हूँ और मैंने अगर अपने सप्लायर जो कि सपोज मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ कर रही हूँ, सो अगर मैंने अपने सप्लायर जो है मेरे पास हु इज सप्लाइंग क्लोथ टू मी और यान, तो मैं उसके साथ अगर इंटीग्रेट करती हूँ तो मेरे को डिफरेंट प्रोडक्शन लाइंस मिल जाएंगे कि मैं अब ये भी कर रही हूँ ये भी कर रही हूँ, तो मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्शन लाइंस हो जाएंगे. एंड देन मेरे पास वेयर हाउसिंग का कैरिंग कॉस्ट आइडल कैपेसिटी ये सब भी इंक्रीज हो जाएंगी. एंड मे बी इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द बिजनेस टू compete एज देयर इज अ डाइवर्जन ऑफ मैनेजमेंट फोकस. क्योंकि अब मेरा मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं है ये भी है, तो अगर मैं इस पर भी ध्यान देने लगूंगी तो हो सकता है मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाए कॉम्पिटिटर्स के साथ compete करना. सो दीज आर द 3 थिंग्स जो हमारे पास हो जाएंगी. लाइक हमारी कॉस्ट, हमारी आइडल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वेयर हाउसिंग की कैरिंग कॉस्ट, एंड देन हमारे पास डिफिकल्ट हो जाएगा कॉम्पिटिटर्स के साथ compete करना ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ मैनेजमेंट फोकस. एंड थर्ड थिंग इज दैट मैं डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन्स पे ऑपरेट कर सकती हूँ. और उसके बाद मेरे पास इसके पास बेनिफिट्स भी हैं कि अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो मेरे पास कॉस्ट लीडरशिप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में भी ज़्यादा हो सकता है. क्योंकि मेरे पास अब क्योंकि जो क्लॉथ मैं खुद को ही सप्लाई करने वाली हूँ तो हो सकता है मेरी कॉस्ट जो है वो अब कम आ जाए. तो कॉस्ट लीडरशिप का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मैं ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट जो है अब अगर मैं रिटेलर के साथ भी अगर इंटीग्रेट कर लूँगी
दोज हुआ मेरा कस्टमर जो है, अगर मैं उसके साथ भी इंटीग्रेट कर लूंगी तो एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की मैं मेरा ही प्रोडक्ट वो सेल करने वाला है, तो कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर मिल जाएगा। एंड कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को मैं बेटर अंडरस्टैंड करूंगी क्योंकि मेरा कस्टमर मेरा ही बिजनेस का पार्ट है, सो आई विल बेटर अंडरस्टैंड। अब रिटेलर मेरा ही बिजनेस का पार्ट है, तो कस्टमर से जब मैं इंटरेक्शन करूंगी तो आई विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट कस्टमर वांट्स। एंड लिमिटेशंस भी हैं इसकी कि उसका ऑपरेटिंग एज वेल एज फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, एंड उसको जो मे बी ही इज नॉट एबल टू गेट द रिक्विजाइट नंबर ऑफ क्लाइंट्स, क्योंकि मल्टीपल फंक्शंस करने की वजह से उसका मेन जो फोकस है वो बिजनेस से नहीं रहेगा इतना। सो दीज आर द सम बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। नाउ मूविंग अहेड की विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट। सो मिशन स्टेटमेंट क्या होता है कि व्हाई डज द कंपनी एग्जिस्ट, कंपनी का एग्जिस्टेंस जो बताता है दैट इज मिशन स्टेटमेंट, कि कंपनी क्या बनाएगा, उसका प्राइमरी मार्केट क्या होगा, क्या उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा, व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर्स इट सीज टू टारगेट। एंड कंपनी का विजन मतलब हो गया कि कंपनी क्या अचीव करना चाहती है। मिशन स्टेटमेंट talks about its existence and vision statement talks about what it would like to achieve, and objective कुछ small क्या बोलते हैं हम लोग उनको, small objectives हम लोग बनाते हैं to achieve those vision and mission. So basically precise and measurable future state that states that the company wants to achieve. Purpose of the objective statement, what needs to be done in order to attain, क्या करना चाहिए अटेन करने के लिए मिशन और विजन को। तो छोटे छोटे गोल्स बनाना, वी कैन से दैट ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो चैप्टर इज अबाउट टू एंड। हमारे पास एक जो कॉन्सेप्ट रहा है वो है वैल्यू शॉप मॉडल। वैल्यू शॉप मॉडल का मतलब क्या होता है कि वैल्यू चेन एनालिसिस जो था दैट इज हम बोल रहे थे इट इज डिफिकल्ट फॉर द सर्विस सेक्टर्स टू अप्लाई इट। सो ये जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आया चार्ल्स बी स्टेबल एंड ऑस्टीन डी फिजाल्स्टड, एंड सर्विस सेक्टर्स के लिए ये जो है एप्लीकेबल है। यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज तो डिफरेंट है, दैट इज फ्रॉम वैल्यू चेन एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज बोलते हैं कि इट्स मेन फोकस इज नॉट टू एड वैल्यू टू एनी प्रोडक्शन प्रोसेस, बट ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लाइक प्रॉब्लम्स जो भी है उनको फाउंड आउट करना एंड देन सॉल्व करना। दिस इज बेसिकली व्हाट इट डज, इट मोबिलाइजेज रिसोर्सेज, पीपल, मनी, नॉलेज, इनको ये मोबिलाइज करता है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग लाइक कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, ये सब नहीं करता। मॉडल बेसिकली सेम, सपोर्ट एक्टिविटीज उसकी सेम है एज जो है पोर्टस वैल्यू चेन। तो इसकी मेन एक्टिविटीज क्या है, प्रॉब्लम फाइंडिंग, एक्विजिशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चूजिंग अमंग ऑल्टरनेटिव्स, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। प्रॉब्लम को ढूंढना, देन प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उन सोल्यूशंस के उनको चूज करना, एंड देन एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल करना सो दैट प्रॉब्लम्स डिड नॉट अकर अगेन। और इसकी जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, दीज ऑल आर सेम, कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो रिक्वायर्ड है ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसका टेक्निकल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, एंड देन प्रोक्योरमेंट दैट इज व्हाट इट इज टेकिंग फ्रॉम द मार्केट। तो ये सारी चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट है। सो ये जो है हमारे पास दिस चैप्टर इज ओवर। सो आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है यू कैन कॉमेंट, एंड yes, I think this is easy, and जो मैंने जितना पढ़ाया है that is sufficient। आपको ये पॉइंट्स कंसिडर करने, यू हैव टू रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आपको एग्जाम में आप उनको कोट कर सकें, एंड आप इसकी केस स्टडी सॉल्व कीजिए। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।